हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने कल देखा था प्रश्नावली 1.1। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 की क्लास 9 का जो चैप्टर है संख्या पद्धति, उसके बारे में। प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करते हैं और कुछ पॉइंट बताए थे उनको ध्यान में रखना है आपको। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो कल का वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनके बारे में बताया था। तो उनको एक बार दोबारा देख लें, क्योंकि इस प्रश्नावली में भी उनका उपयोग होने वाला है। इसलिए अगर आपने प्रश्नावली 1.1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य आपको बताना है, और अगर वो सत्य है तो उसका कारण बताना है, असत्य है तो उसका कारण बताना है। तो पहला है इसमें, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कल हमने आपको बताया था वास्तविक संख्या के अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं, परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं, यानी कि सारी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं। तो अपरिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या ही होती है। तो ये सत्य है। देखिए, और आपको लिखना कैसे है, आपको पहले तो ये लाइन लिखनी है, फिर उसके बाद में लिखना है आपको सत्य है, और उसके बाद में कारण बताना है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखिए, ये संख्या रेखा है आपकी, ये संख्या रेखा हुई। संख्या रेखा में मिडिल में होता है 0, इधर 1, 2, 3, ऐसे बढ़ते जाएंगे। इधर -1, -2, -3, ऐसे इधर बढ़ते जाएंगे। अब ये कह रहा है कि इस संख्या रेखा पर हर एक बिंदु रूट m के रूप में होता है। तो अभी देख लेते हैं। देखिए, 1, √1 का मान 1 ही होता है, ये बिल्कुल ठीक है। √2 का मान 2 नहीं होता है और कुछ होता है, तो ये गलत है। तो इसका आंसर रहेगा असत्य। और कारण आप जानते हैं, क्योंकि संख्या रेखा पर सारी संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या भी होती हैं और धनात्मक संख्या भी होती हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर संख्या √m के फॉर्मेट में ही हो। √m के फॉर्मेट में कौन सी होंगी? √1, √4, इनको हम √m के फॉर्मेट में मान सकते हैं, लेकिन हर संख्या को नहीं मान सकते। इसलिए ये कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, कारण लिखना है, तो लिख लीजिए। यहाँ से आप कारण लिख लें। नेक्स्ट है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह गलत है, क्योंकि हमने आपको बताया था वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आती हैं, ना कि परिमेय संख्या के अंदर वास्तविक संख्या आती है या फिर अपरिमेय संख्या के अंदर वास्तविक संख्या आती है। ये गलत है। वास्तविक संख्या के अंदर ये दोनों चीज़ आती हैं। तो इसका आंसर लिखे रहेगा असत्य, और कारण आपको बताना है, वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं, केवल अपरिमेय संख्या ही नहीं होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है नहीं, अकेली ये नहीं होती है, इसके साथ में परिमेय संख्या भी होती है। इसलिए ये कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ आपसे पूछना चाह रहा है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। तो ये पूछ रहा है इनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अब देखिए, इसका वर्गमूल कीजिए, इसका वर्गमूल कीजिए, इसका वर्गमूल कीजिए, इसका वर्गमूल कीजिए, ऐसे आप 9 तक कर लीजिए, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब इनके मान लिखेंगे आप। √1 1 ही होता है, ये √2 होता है, ये √3 ही होता है, या √4 की वैल्यू होती है 2। तो ये देखिए, ये परिमेय संख्या हुई, ये परिमेय संख्या हुई, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। तो इसका मतलब नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ के परिमेय भी होते हैं। ऐसे लिखना है आपको, और ये देख लीजिए, इसको छाप लीजिए अगर आपको लिखना नहीं आता है कैसे लिखते हैं।
एग्जाम में, तो आप लिख लीजिए सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। हम धनात्मक पूर्णांक 1 से 9 तक लेते हैं उदाहरण के तौर पर, और सबके एक बार वर्गमूल निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने सबके वर्गमूल निकाल लिए। अब वर्गमूल निकालने पर हमें क्या पता चला, उपरोक्त उदाहरण से हम देख सकते हैं कि 1, 4 और 9 के वर्गमूल 1, 2, 3 हैं, जो कि क्या हैं, परिमेय संख्या हैं। तो यह कहना गलत होगा कि सभी के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती हैं, कुछ के वर्गमूल परिमेय संख्या भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर आपको √5 निरूपित करना है। तो ये देख लिए, रफली देख लीजिए आप, फिर आपको हम बता देंगे कैसे लिखना है, वो आप लिख लेना। ये संख्या रेखा ली हमने, मिडिल में आपको पता है 0 रहता है, इधर 1, इधर 2, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे हम, इधर -1, इधर -2, इधर ऐसे इस तरीके से इधर बढ़ते जाएंगे। तो आप सभी को पता है √5 से पहले क्या आता है, √4 आता है। √4 का मान क्या होता है, 2। तो आप सभी को ये तो पता होगा कि √5 की वैल्यू हमेशा 2 से आगे आएगी, और इधर हम 3 लें तो 2 और 3 के बीच में आएगी, यानी कि 2 से थोड़ी सी ज़्यादा। तो लगभग हमारी वैल्यू इस तरफ आएगी, यहाँ पर आएगी हमारी √5 की वैल्यू। अब हमको इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। कैसे निरूपित करें, तो हम रेखाखंड लेंगे। आप 1 इकाई का रेखाखंड ले लीजिए। 1 इकाई मतलब 0 से 1 तक 1 इकाई है, 1 इकाई ली, और इसके हमेशा 1 इकाई के बाद में उस पर लंबवत 1 इकाई का मान लेना है। यानी कि ये 1 इकाई हो गई, इस पर लंब डाला हमने, ये भी 1 इकाई का डाला, ये 1, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 हुई। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर इस लाइन की वैल्यू कितनी आएगी, इस रेखाखंड की √2 वैल्यू आएगी। अब जितनी भी वैल्यू आती जाए उस पर आप लंब डालेंगे 1 इकाई का, और फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। फिर जो मान आएगा उसमें वापस लंब डाल के 1 इकाई का रेखाखंड खींचेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जब तक कि √5 नहीं आ जाए। √5 आने पे आप उसका चाप काट दें, आपके √5 की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको बताते हैं कैसे होगा ये तो हमने रफली किया था। आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। आप देखिए आपका डायग्राम ऐसे बनेगा। 1 इकाई का चाप काटा, 0 से लेके ओ, इस 0 को O मान लीजिए, O से A तक 1 इकाई का चाप, और A से B तक 1 इकाई का। इन दोनों की वैल्यू क्या आई, √2। फिर √2 और √1 में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पहले हमने लगाई थी इस 1 के अंदर, और इस 1 के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी। अब इन दोनों के बीच में लगाएंगे, हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। अब इन दोनों के बीच में लगाएंगे, हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। इन दोनों के बीच में लगाएंगे, हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। इस तरीके से हम लगाएंगे। तो आप ये डायग्राम उतार लें, और इसके नीचे हम बता देते हैं आपको कैसे लिखना है, रेखाखंड कैसे लेना है। ये देखिए, OA 1 इकाई, AB 1 इकाई। अब समकोण AOB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाए हमने, तो OB का मान आ गया हमारा √2। अब वापस पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम समकोण त्रिभुज BOC में। पाइथागोरस प्रमेय लगाया, हमारी OC की वैल्यू आ गई √3। दोबारा हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई समकोण त्रिभुज COD में, तो हमारी OD की वैल्यू आ गई √4 यानी कि 2। अब अगेन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे समकोण त्रिभुज DOE में। DOE में हमने लगाई पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो जैसे ये लगाया, हमारी OE की वैल्यू आ गई √5, और हमें यही चाहिए था √5। तो अब हम लिखेंगे O को केंद्र और OE को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा OE' पर प्रतिच्छेद करता है, जहां OE बराबर OE' √5 है। तो हमारी √5 वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए थी। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ।
तो यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है। कल हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.3 की तरफ। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उसमें सुधार करके और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं तो रेगुलर रहें और सारे वीडियो देखें। अगस्त में आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।